मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा, फिर मैं हिमांशु जी के पास आऊंगा। सुनील जी, मैंने जो 2 डेटा बताए थे, मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। मैं फिर से उन्हें आपके सामने ले आता हूँ। वो प्राइवेट कंजप्शन के डेटा है और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के डेटा है। ये कि प्राइवेट कंजप्शन यानी कि 5-6% का तो इन्फ्लेशन हर साल ही रहता है, लेकिन हमारी प्राइवेट कंजप्शन की ग्रोथ सिर्फ 3.6% है टोटल पर ईयर की। लास्ट 4 साल का एवरेज है सर ये। यानी कि अगर आज मैं चीज 100 रुपए की खरीदता था तो अगले साल 105 रुपए की होती है। तो मैं सिर्फ 3.6% इंक्रीज करके खर्च करता हूं, यानी कि मैं खर्च कर रहा हूं 103 रुपए 60 पैसे, लेकिन खर्चा करने चाहिए सेम लेवल पे 105 रुपए। इसका मतलब कि मैं कुछ चीजें नहीं खरीद रहा हूं हर साल, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, तो मैं प्राइवेट कंजप्शन बढ़ ही नहीं पा रही है। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है, जो कैपेक्स इसको कहते हैं, उसकी 4 साल की जो एवरेज है 4.1 है सर, ओनली 4.1। तो फिर ये मेरे फिगर नहीं है, ये फिगर भारत के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के फिगर्स हैं जो मेरे सामने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। इन परिस्थितियों में जब आपकी प्राइवेट कंजप्शन अप नहीं है, डाउन हो रही है इन रियल टर्म्स में, और साथ में आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ है वो 4.1% है, वो भी लेस देन आपका इन्फ्लेशन है, तो ये तो दोनों नेगेटिव डेटा हैं। इसका मतलब दे रिफ्लेक्ट इन रियल टाइम व्हाट इज अवर पॉकेट राइट नाउ, कॉमन मैन्स पॉकेट, कि वो डेप्लीशन हो रहा है उसके अंदर, लेकिन हम वो चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। ये हालात है हमारे। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। नहीं, स्थिति तो भयावह है ही है। और ये मैं तो अर्थशास्त्र का इतना विद्वान नहीं हूँ, आलोक जी हैं, आप हैं, जितना लोग जानते हैं, हिमांशु जी हैं या आखिर सामने सर हैं, लेकिन एक मोटी मोटी बात जो मेरे समझ में आती है कि अगर आप तथ्यों को सही संदर्भों में और पूरे आयामों के साथ नहीं रखते हैं, यानी कि आप कुछ न कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम बयान लगातार सुनते चले आ रहे हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं और आने वाले दिनों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। माने हमारे जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो बढ़ गया है। मेरे जैसा सामान्य समझ का व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मेरी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा तो हमारे अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, हमारे यहाँ निवेश बढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ना चाहिए, बाजार में मांग बढ़नी चाहिए, उत्पाद की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, निर्यात बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये आकार बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? तो सरकार, अब लोग लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि महंगाई से पूरा देश त्रस्त है और महंगाई पे आप बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। आपको मतलब ये सरकार है जो 900 रुपए के गैस सिलेंडर को सस्ता बताती है, तो महंगा क्या बताएगी? ये दाम कम करना एक तथ्य हो सकता है, लेकिन 900 रुपए की चीज सस्ता बताना, तो एक तमाम विपक्ष ऐसे थे जिससे लेकर के लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था क्यों बढ़ रही है? और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो जो आपकी जो करेंसी है उसकी कीमत क्यों घटती चली जा रही है? उसका भी कोई ना कोई तो वजह होगी, अर्थशास्त्री बताएंगे इसको। तो जब आपके निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर में आपका अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है, कृषि उत्पाद के प्रति लोगों का उत्साह नहीं बढ़ रहा है, निर्यात आपका बढ़ नहीं रहा है, तो फिर कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेंगे और अपनी करेंसी को मजबूत कर लेंगे? तो इन हालातों के बाद अब आगे आप जो आंकड़ा दे रहे हैं कि बरसात भी दक्षिण के राज्यों में 60% कम हुआ है। बरसात में तो मान लीजिए किसी का नियंत्रण नहीं है, प्रकृति की चीज है, वो आंकड़े आपने दे दिया। ये पीला और लाल रंग जो है पूरा एरिड है इंडिया का। करीब 70% भारत जो है इस समय अकालग्रस्त है सर। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में ही जो औसत बरसात होती है उससे कम बरसात हुई है। ये बरसात तो बिल्कुल बहुत कम है। तो मान लीजिए बरसात के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, आपके रिजर्वायर जो है, वाटर रिजर्वायर, उसमें ही पानी बहुत कम है, तो करेंगे क्या आप? कहाँ से लाएंगे चीजों को? और जो एक कृषि और उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए थी, औद्योगिक उत्पादन में, वो भी आपके पास का नहीं रह गया है। तो हालात तो बहुत भयानक है। और इन स्थितियों में निश्चित रूप से सवाल है कि रोजगार के अवसर बनते नहीं है। जब रोजगार के अवसर अच्छे नहीं बनेंगे तो लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आपका बाजार बेहतर नहीं होगा।
और सोचिए कि जब हम लोग हरित क्रांति के नाम पर अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे, आप ही ने ये आंकड़ा दिया कि सरकार ने प्याज सहित तमाम कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, दाल आयात करने की नौबत आ गई। कौन सी नीति चला रहे हैं आप? किसके लिए आपके कार्यक्रम चल रहे हैं? किसानों के हित में है नहीं, उद्योग के हित में है नहीं, सामान्य लोगों के हित में है नहीं, व्यापारियों के हित में है नहीं, तो कौन सी नीति आप चला रहे हैं? और क्या इसके बावजूद भी जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि क्या इस देश में जो राजनीतिक वातावरण है सरकार के पक्ष में रहेगा? आपके बयानबाजी से आपके पक्ष में हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इन तमाम समस्याओं को लोग महसूस करने लगे हैं। महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है और उस महंगाई का समाधान आपके पास नहीं। और मेरी अपनी समझ यह है कि महंगाई केवल उत्पादन के घटने बढ़ने के साथ साथ सरकार की नीतियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। उन नीतियों को भी आप संशोधित करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए जो बात कही जा रही है जो निवेश में कमी की वजह, तो मेरे जैसा समझ के क्यों न माने कि जो अडानी का मामला आया है कि अडानी के मामले में सरकारी नियमों की अनदेखी की गई, वित्तीय लेन देन में लापरवाही बरती गई, वित्तीय लेन देन को नियमित रखने के जो संस्थान है उन्होंने समझौते किए, यानी कि जो निवेशक है उसके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हुई कि क्या यह अर्थव्यवस्था नियमों के अनुसार चल रही है या किसी के साथ पक्षपात कर रही है, किसी को संरक्षण दे रही है, किसी को बढ़ावा दे रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो अडानी वाली बात पैदा हो रही है, क्या इस पूरे अडानी प्रकरण का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखाई पड़ता? अगर एफडीआई और निजी निवेश दोनों कम हो रहे हैं या घट रहे हैं, तो किसके वजह से हो रहा है? क्या ये सरकार के आर्थिक नीतियों पर सवाल नहीं पैदा करते? और ये सवाल अगर आर्थिक नीतियों पैदा हो रहे हैं तो अडानी प्रकरण को लेकर के जो सवाल पैदा किया जा रहा है, क्या उसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? ये तमाम सवाल लोगों के सामने हैं और मुझे लगता है कि यह आने वाले दिनों में और ये सवाल गंभीर होंगे। जी। अब मैं आता हूँ